गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपका इतिहास का प्रवक्ता पवन और मेरे संग पढ़ेंगे आप अपने इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान और लाइक करना तो मत भूलिएगा। चलिए बात कर लेते हैं आपका अध्याय नंबर 7। जो नया अध्याय शुरू हो रहा है उसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। मतलब आज हम एक ऐसे दक्षिण भारत के राज्य के बारे में पढ़ेंगे जो अपने समय में सबसे समृद्ध था और उसका इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। ऐसा भारत जहाँ पर ऐसे राजा हुए जिन्होंने समृद्धि के मार्ग पर अपने देश को ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और उनमें नाम आता है विजयनगर साम्राज्य का। और विजयनगर साम्राज्य की जब भी बात आती है तो उसमें सबसे बड़ा नाम आता हुआ कृष्णदेव राय का। तो वो आज कृष्णदेव राय को पूरी तरह से नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी चर्चा जो है वो यहाँ पर करने वाले। तो इस अध्याय में जो मुख्य बिंदु रहेंगे वो है विजयनगर काल के दौरान नए भवनों की रूपरेखा कैसी थी, मंदिर कैसे बनाए गए थे, भोजन सिंचाई सुविधाएं क्या थी, उनकी चर्चा करने वाले हैं। वास्तुकला और राजनीतिक व्यवस्था, कैसे कैसे राजा हो उनके द्वारा क्या व्यवस्था स्थापित की गई विजयनगर साम्राज्य को लेकर, तो ये सारी जानकारी जो इस अध्याय में आपको मिलेगी। अब उद्देश्य क्या है, बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है, ये उसके पीछे उद्देश्य क्या है। देखिए, उस समय के दौरान बनाए गए जो भवन थे उनसे शिक्षार्थियों को परिचित करवाना, एक ऐसे भवन बनाया जाना जो आज विश्व के मानचित्र, भारत के मानचित्र, विश्व के मानचित्र पर जिसको एक बड़ा दर्जा जो प्राप्त है, एक विश्व धरोहर के तौर पर माना जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए बच्चों को मालूम होना चाहिए कि हमारी संस्कृति में या हमारे भारतवर्ष में ऐसे भी शासक हुए जिन्होंने अपनी समृद्धि को चार चांद लगाए, तो उसके बारे में जानना जरूरी होता है। फिर इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए वास्तुकला का विश्लेषण करना, उनके तरीकों पर चर्चा करना, ये भी उद्देश्य रहा है इस अध्याय को बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आज जो 3 विषयों के बारे में चर्चा हम मुख्यतः करेंगे वो है हम्पी कौन सी जगह थी उसके बारे में चर्चा करेंगे, विजयनगर साम्राज्य क्या था ये भी चर्चा करेंगे, और विजयनगर साम्राज्य का विकास, कौन कौन से शासक हुए, कौन कौन से वंश हुए, उन सभी के बारे में आज हम पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते सबसे पहले हम्पी से। हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम था। जैसे हिमाचल की राजधानी का नाम है शिमला, और जब भी शिमला की बात करते हैं तो आप देखेंगे जो भी राजधानी बनती है वहाँ पर जहाँ राजा रहता हो वहाँ पर बड़ा जो है वो कला की दृष्टि में हो या फिर भवन निर्माण कला हो, वो अधिकतर जो है वो एक केंद्र बन जाता है। तो वहाँ पर जितने भी भवन बने, मंदिर बने हैं, वो आज जो है विश्व की धरोहर के तौर पर मानी जाती है, क्योंकि वो उस समय के सबसे महानतम कला में से एक जो मानी जाती है। तो देखिए, राजधानी हुई हम्पी, और हम्पी का जो नॉलेज, जो ज्ञान आज मैं आपको दे रहा हूँ, वो बहुत सारे उस समय के विद्वान थे, इतिहासकार थे, उन्होंने ये ज्ञान हमें दिया। लेकिन सबसे पहले नाम आता है तो वह है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। याद रखना, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। और समय था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो भारतवर्ष में उस समय था। ईस्ट इंडिया कंपनी का 1800 ईस्वी की बात ये हो रही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में ये जो आदमी था कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ये क्या था, नौकरी कर रहा था, और एक इंजीनियर भी था, सर्वेक्षक भी था और मानचित्रकार, ये खूबियाँ उसमें थी। तो इसी से ही, इन्हीं खूबियों के कारण उसने जो ख्याति प्राप्त करी, इसीलिए जो उनको 1800 ईस्वी में सबसे पहले उसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, वहाँ गया, उसे मालूम हुआ कि कुछ एक ऐसा साम्राज्य भी भारतवर्ष में रहा, तो उसकी खोज उसने के लिए जो है निकल पड़ा। 1800 में कहाँ पहुंचा वो, विजयनगर साम्राज्य में, और उसने हम्पी जो राजधानी थी उसका सबसे पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया कि कैसे सर्वेक्षण करूंगा, कहाँ से प्रारंभ करूंगा। तो ये मानचित्र उसने तैयार किया और उसने उसमें उल्लेखनीय योगदान भी उसका माना जाता है। आज अगर हम विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि के बारे में पढ़ते हैं तो इसका सीधा सीधा जो श्रेय जाता है कर्नल कॉलिन मैकेंजी को। लेकिन ये हम सिर्फ ज्ञान की बात करें, लेकिन जो बनाने वाले हैं उनको श्रेय जो है उनसे ज़्यादा जाता है, जिनमें बात मैंने कहा था कृष्णदेव राय की बात, वो चर्चा हम बाद में करेंगे। अब 1815 ईस्वी में उनको इस योग्यता को देखते हुए, इसके कार्यों को देखते हुए, उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने उसे जो भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल जो है बनाया, जो इसी प्रकार की धरोहर की जो है वो के बारे में ज्ञान जो है लोगों तक पहुंचाएगा। तो इसलिए जो है प्रथम सर्वेयर जनरल जो है नियुक्त किया गया सरकार के द्वारा, और ये इस पद पर रहे 1821 ईस्वी, मतलब 21 तक जो है विजयनगर साम्राज्य की जितनी भी जानकारी मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। इसके अलावा भी जो है फिर ये चलता रहा, कार्य जो है रुका नहीं और चलता रहा। 1836 ईस्वी में क्या हुआ कि अभिलेखकर्ताओं ने, जो अभिलेख पढ़ने वाले जो लोग थे, अभिलेख क्या होते हैं, जो
पत्थरों के ऊपर लिखा जाता है कुछ लिपि के द्वारा, उसको पढ़ना। तो इसके विरूपाक्ष जो मंदिर था और जो हम्पी में अन्य मंदिर थे, दूसरे थे, हजारा राम मंदिर था, उनको जितने भी अभिलेख थे उनको एकत्र करने का आरंभ जो 36 में प्रारंभ हुआ। 56 में क्या हुआ, अलेक्जेंडर ग्रीनलो आए, उन्होंने पुरातात्विक अवशेषों के जो प्रथम विस्तृत जो चित्र थे उनको जो है वो बनाया उसने। ये बहुत बड़ा था, एक चित्रण करना, चित्रित किए जाना, और आने वाले जो विद्वान थे उनके लिए लाभकारी प्रमाणित भी हुए, क्योंकि अगर किसी जगह का आप चित्रण करते हैं, उन चित्रों को देखकर बाद में आने वाले विद्वानों के लिए वह हेल्प जो है वो मिलती। किसी का मर्डर हो जाता है ना, तो उस जगह के ऊपर फोटो लिए जाते हैं ना, फिर वो किसके काम आते हैं, आने वाला जब भी कोई जो है नया उसके बारे में, चाहे आपका कोई जज जो है बदल गया, तो उसको वो रिवीजन जो है उस चित्रों के माध्यम से वो फिर से जिंदा रहते हैं जब तक वो फाइल जो है बनी रहेगी। तो इसी प्रकार से कार्य 56 में अलेक्जेंडर ग्रीनलो ने किया। फिर 1876 ईस्वी में JF फ्लीट आए, उन्होंने क्या किया कि जो हम्पी में स्थित मंदिर थे उनकी दीवारों में जो अभिलेख थे उनका संकलन जो आरंभ किया। संकलन होता है उनको इकट्ठा करना जो है वो प्रारंभ किया, उनको जोड़ना प्रारंभ किया। 1905 ईस्वी में जो जॉन मार्शल जो है, जॉन मार्शल को हम देख सकते हैं कि कर्नल कॉलिन मैकेंजी के बाद कोई योग्य व्यक्ति आता जो थे जॉन मार्शल जी, जिन्होंने इसका संरक्षण का कार्य किया। संरक्षण क्या होना, तोड़ फोड़ से बचाना, इसके सुरक्षित किया जाना हर एक पार्ट को, तो वो कार्य किसने किया, जॉन मार्शल ने किया। 1976 ईस्वी में इसी की महत्व को देखते हुए, इस साम्राज्य के महत्व को, हम्पी के जो बनाए गए थे ये, इनको महत्व को देखते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल बना दिया गया। मतलब राष्ट्र के लिए इस स्थल का होना जो है वो अपना एक ऑनर था, सम्मान था, और जिसे रख रखाव करना जो है सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, तो महत्व का स्थल बना दिया गया। और इसी स्थल की जैसी ख्याति बढ़ती चली गई तो विश्व स्तर के ऊपर यहाँ पर यूनेस्को, क्योंकि जो है यूनाइटेड नेशन के अंडर एक संस्था आती है जो इसी प्रकार के प्राचीन जो नगर हैं जो विश्व धरोहर के तौर पर मान्यता जिन्हें मिल जाती है, तो उसके लिए यूनेस्को जो है उसे बनाता है। तो इसने 1986 ईस्वी में इसे विश्व की जो धरोहर माना, वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट घोषित कर दिया, जो भारत के लिए एक सम्माननीय बात थी। क्लियर है, तो इसलिए 1986 ईस्वी में ये कार्य भी हुआ। ये पढ़ लिया हमने राजधानी के बारे में, हम्पी के बारे में। अब पढ़ेंगे पूरा विजयनगर साम्राज्य, जो दक्षिण भारत का आप देखेंगे ऑरेंज कलर का जो है, ये सारी सीमाएं जो है विजयनगर साम्राज्य की थी। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं। 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में एक विजय का शहर जो स्थापित हो, जिसे विजयनगर जो है कहा जाता है। क्लियर है, यहाँ 4 राजवंश, याद रखना 4 राजवंशों ने अलग अलग समय में लगभग 303 शताब्दियों तक, मतलब 300 वर्षों तक जो है वो शासन जो है यहाँ पर किया। अब यहाँ के जो शासक थे वो उपाधि धारण करते थे, और जिस उपाधि को कहा जाता राय। जैसे यहाँ के जो महान शासक हुए जिनका नाम था कृष्ण देव, तो ये कृष्ण देव इनका नाम था, लेकिन राय जो क्या थी उनकी उपाधि थी। तो जितने भी शासक हुए वो अपने नाम के पीछे कहलाते हैं राय, और राय क्या होती थी, उपाधि होती थी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सर्वाधिक महान शासकों में भी बात होगी कृष्ण देव राय की। तो विजयनगर साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था थी वो काफ़ी समृद्ध थी, और लेकिन क्या हुआ, समय बीतने के साथ हर चीज़ का खात्मा होता था। उसी प्रकार से 16वीं शताब्दी में इस जो महान जो ये साम्राज्य स्थापित था उसका पतन आरंभ हो गया, और 17वीं शताब्दी में जाकर इसका अंत जो है वो हो गया। क्लियर हो गया। अब इसका थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं प्रारंभ से लेकर अंत तक। प्रारंभ इसका हुआ, यह स्थापना जो की गई वो था हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, ये 2 सगे भाई थे जो काम्पली, दक्षिण भारत में काम्पली जो है वो शासक रहे, वहाँ पर नौकरी ये करते थे। ठीक है, काम्पली के शासकों के अधीन ये नौकरी करते थे। और 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक, थोड़ा सा इस मानचित्र को भी पढ़ लें कि उस समय विजयनगर साम्राज्य के जो पड़ोसी थे वो थे बहमनी। बहमनी क्या थे, ये मुस्लिम शासक अलग अलग राज्यों में शासन कर, जब बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, हैदराबाद, तो इनको मिलाकर जो बहमनी बनता था। तो बहमनी एक था पड़ोसी देश, और साथ में उसमें मोहम्मद बिन तुगलक जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य था, ये इसके सीमा भी इसके साथ लगती थी। और यहाँ राजपूताना था जिसमें गुजरात, राजस्थान और मालवा का एक क्षेत्र जो मध्य भारत का पड़ता था। तो ये भी दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, और ये श्रीलंका है। तो हम बात कर रहे हैं कि 1327 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने जो विजयनगर साम्राज्य के ऊपर जो आक्रमण किया, मतलब विजयनगर साम्राज्य उस समय नहीं था, अस्तित्व में नहीं था, लेकिन हम बात करें कि जो भाई थे, काम्पली राज्य यहाँ पर था, तो काम्पली राज्य के जो 2 भाई जिनको हमने नाम दिया, नाम आगे है पहले, हरिहर प्रथम और बुक्का को पकड़कर जो मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ ले गया, दिल्ली ले गया, और उनका धर्म परिवर्तन भी करवा दिया।
अब क्या हुआ, काम्पली में जो विद्रोह हो गया, क्योंकि वो हिंदू थे और मुसलमानों ने वहाँ पर जो कब्जा जमा लिया था, तो विद्रोह शुरू हुआ उनके विरुद्ध। जब वो वापस चले गए तो उस विद्रोह को दबाने के लिए अब क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों भाइयों को, जिनको परिवर्तन कर दिया गया था, धर्म परिवर्तन कर दिया गया था, और इस आशय के साथ अब वो उसके लिए काम करेंगे, वो भेजा गया कि विद्रोह को दबाया जाए, और उसको पास सेना जो है वो दी गई। हरिहर और बुक्का के पास सेना भेजी और वो चले गए दक्षिण भारत में। और काम्पली जब वो पहुंचे अपने नगर में, तो वहाँ पर उनके गुरु ने उनका जो स्वागत किया, लोगों ने स्वागत किया था, इससे क्या उनका दिल परिवर्तन हो गया, और गुरु ने उनको कहा कि भाई अपना जो धर्म है उसे परिवर्तन करिए। तो उन्होंने उस धर्म को फिर से बदल दिया, इस्लाम से क्या बन गए, हिंदू बन गए। क्लियर हो गए। और उनको गुरु का नाम याद रखना, विद्या राणा। और वो इतने रिस्पेक्ट करते थे कि उन्होंने सर्वप्रथम जो नगर बसाया था, कहाँ पर, याद रखना, 1336 में तुंगभद्रा नदी, ये पड़ी आपकी तुंगभद्रा नदी, इसके साथ ही उन्होंने नगर बसाया जिसका नाम था विद्यासागर। अब उनके गुरु का नाम क्या था, गुरु का नाम था विद्या राणा। तो विद्या राणा के नाम पर विद्यानगर बसाया, और यही जो है विजयनगर साम्राज्य का प्रारंभ जो है यहाँ से होता है, शुरुआत यहीं से होती है। क्लियर है। और यही आस्ता आस्ता करके एक बहुत बड़े साम्राज्य में परिवर्तित होता है। तो मोहम्मद तुगलक ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो और जगह भी जो फैल, उसका साम्राज्य काफी लंबा चौड़ा था, तो वो और समस्या में उलझा हुआ था। इस कारण जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन दोनों भाइयों के द्वारा कर दी गई। क्लियर हो गया। तो अब आपको विजयनगर का थोड़ा सा खाका जो है वो समझ आ गया। अब बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य का विकास आरंभ हुआ, फिर उसका अंत तक हम बात करेंगे। किन किन राजवंशों की जो बात करेंगे। 4 राजवंशों ने अलग अलग समय में शासन किया और 300 वर्ष तक शासन किया। पहला जो आता है वह संगम वंश, दूसरा सलूब, तीसरा है तुलुब और चौथा है अराविंदु। क्लियर हो गया। एक एक तरह से हम पढ़ेंगे। अगर हम संगम और सलूब को देखें तो इन्होंने साम्राज्य को जो है स्थापना भी करी और उसे विस्तृत भी किया। लेकिन अगर सबसे बड़ी समृद्धि की बात करें तो तुलुब वंश के शासकों ने, जिसमें सबसे पहला जो बड़ा जो नाम आता है वो आता कृष्णदेव राय का। तो कृष्णदेव राय ने जो है इसे जो है सबसे ऊंचाई पर, सबसे बड़ी समृद्धि के ऊपर लेकर चले गए तो तुलु वंशों ने। पर तुलु वंश से ही वह अंतिम जो शासक थे सदाशिव राय से ही प्रारंभ हो जाता है पतन का कारण, और अराविंदु में ये जाकर ये खत्म हो जाता है। क्लियर है। ये इसका छोटा सा इतिहास विकास की बात करें। लेकिन अब इसको एक एक करके हम चर्चा करेंगे। पहले करेंगे संगम वंश। 1336 से लेकर 1485 तक जो है जितने भी शासक हुए इस दौरान उन्होंने शासन किया। स्थापना हम पढ़ चुके, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हरिहर और बुक्का के बारे में हम पढ़ चुके हैं जिन्होंने इसकी स्थापना करी। उसके पश्चात आता है हरिहर प्रथम, उसके पश्चात बुक्का के बाद आते हैं हरिहर द्वितीय, फिर आता है देवराय प्रथम और उसके बाद आता है देवराय द्वितीय। तो इस संगम की बात करें, संस्थापक को जरूर पढ़ लेना है। और जो सबसे महान शासकों में से जो है संगम के थे वो थे देवराय द्वितीय, इसलिए उनके बारे में पढ़ लेते हैं। देवराय द्वितीय ने जो है 1422 से लेकर 46 तक शासन किया। क्लियर हो गया। अब इनका जो बहमनी राज्य थे, बहमनी राज्यों के साथ संघर्ष विजयनगर का चलता रहता था, लेकिन ये योग्य थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी योग्यता के बल पर बहमनी का जो सबसे जो अमीर हम कहेंगे, सबसे उपजाऊ जो क्षेत्र था जिसे रायचूर दोआब कहा जाता था, उस पर अधिकार कर लिया। क्योंकि वहां से अब आमदनी उसकी ज्यादा थी, वहां पर जो ज्यादा अधिक जो है उपज होती थी, इसलिए आमदनी भी ज्यादा थी, इसलिए उसको तो ये बड़ी बात थी इसको छीनना, तो ये इसलिए महान जो कहा जाता है। फिर श्रीलंका के ऊपर भी उसने अधिकार कर लिया, तो इस और विस्तृत इसने कर दिया। तो इस प्रकार से कहते यही योग्यता नहीं थी, ये धार्मिक सहिष्णुता भी थी। दूसरे धर्मों के लोगों का भी ये सम्मान करते, उसे कहते हैं धार्मिक सहिष्णुता। उसका कला और साहित्य में भी काफी प्रोत्साहन उस समय जो है उसके दरबार में उनको मिला। शासन प्रबंध बहुत महत्वपूर्ण था, वो उसने सुधार किए। तो इस प्रकार से देवरादित्य संगम वंश का महान शासक। क्लियर हो गया। इसके बाद संगम वंश के जो परवर्ती, इसके बाद देवरादित्य के बाद जो आए वो थे विजयादित्य और था मल्लिकार्जुन, और अंतिम था विरूपाक्षादित्य। याद रखना, अंतिम शासक विरूपाक्षादित्य। तीनों ही निकम्मे अयोग्य शासक और अराजकता का माहौल जो है, जब राजा जो है ताकतवर ना हो तो क्या होता है, वहां पर चोरी डकैतियां होती है और इस कारण जो अराजकता फैलती है। क्लियर है। पतन जो है प्रारंभ होता है। तो इसे करेक्ट कर लेना, यह है 1485। तो 1485 इसी में इस स्थिति का लाभ उठाते हुए जो अराजकतापूर्ण स्थिति हो चुकी थी उससे बचाने के लिए, उस स्थिति का फायदा उठाने के लिए जो है नरसिंह सुलभ आते हैं और वो विरूपाक्ष अंतिम जो शासक थे संगम वंश के, उनकी हत्या करते हैं और इस प्रकार से स्वयं शासक बन जाते हैं और संगम वंश का अंत कर देते हैं। क्लियर है। तो इसके अगर संगम वंश के बारे में, सभी राजाओं के बारे में जानना हो तो प्रारंभ से लेकर अंत तक ये रहा। पहले हरिहर प्रथम बड़े भाई थे, उनको पहले मौका दिया, फिर बुक्का प्रथम आते हैं, हरिहर द्वितीय आते हैं, देवराय प्रथम आते हैं, देवरादित्य जो सबसे योग्य शासक वो रहे, विजयादित्य आते हैं, मल्लिकार्जुन आते हैं और विरूपाक्ष द्वितीय जो अंतिम शासक रहे संगम वंश के। क्लियर है।
अब आता है दूसरा और वो है सुलु वंश की। कब किसने स्थापित किया? 1485 ईस्वी में, इसको करेक्ट करें, 1485 ईस्वी में नरसिंह ने सुलु वंश की स्थापना की। 5 वर्ष तक उसने शासन किया, काल किया जो समय था, लेकिन इस दौरान उसने जितने भी विद्रोह हुए उनको दबाया और जो अराजकतापूर्ण जो माहौल था उसे खत्म किया और विजयनगर साम्राज्य जो छिन्न भिन्न हो रहा था उससे बचा लिया। तो भाई लेकिन उसकी उम्र ज़्यादा थी और वो मानता था कि उसके पश्चात जो उसका पुत्र है जो अभी वयस्क नहीं हुआ है, अवयस्क पुत्र है तीमा, उसकी रक्षा के लिए कि वो उसकी रक्षा करेगा संरक्षक के तौर पर। संरक्षक क्या होता है कि राजा उसका पुत्र रहेगा लेकिन संरक्षक देगा नरसा नायक, कौन? सेनापति। तो सेनापति ने वादा जो है वो पूरा किया और इस प्रकार से उसने तीमा जब तक रहा तब तक उसका जो संरक्षण किया और उसके पश्चात उसका दूसरा भाई, देखिए अब इसके बाद भी कहानी है एक कि अब जो नायक था नरसा नायक था, जो सेनापति था, अब उसके भी दुश्मन थे बहुत सारे, जो क्योंकि अब राजा तो नहीं रहा था, नरसिंह मर चुके थे, उनके जो है जो पुत्र थे वो शासन चला रहे थे, लेकिन असली में शासन कौन स्थापित या चला रहे थे वो थे नरसा नायक। तो उनसे बहुत सारे जो है सरदार जो है वो ईर्ष्या करते थे। उन्होंने क्या चाल चली कि उन्होंने तीमा का जो है वध कर दिया और कहा कि देखिए ये तो नरसा नायक का काम है, वो खुद राजगद्दी पर बैठना चाहता था, बदनाम करना चाहते थे और उसे मृत्युदंड दिलाना चाहते थे। लेकिन जो नरसा नायक उनसे भी 4 कदम आगे थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नरसिंह के जो छोटे बेटे थे जिनका नाम था याद रखना इमादी नरसिंह, इमादी नरसिंह को जो है उन्होंने राजगद्दी पर बिठाया। छोटे पुत्र दूसरे पुत्र थे वो, उनको राजगद्दी पर बिठा दिया और इस प्रकार से अपने स्वामी भक्त होने का जो है उन्होंने प्रमाण दिया। क्लियर हो? इससे लोगों में विश्वास हो गया कि सचमुच नरसिंह अपने राजा नरसिंह को दिए हुए वचन का पालन कर रहे हैं और वो बच जाते हैं। और वो क्या करते हैं, जो सरदार उनके विरुद्ध थे उनका वो खात्मा भी कर देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर अब कौन बन गए? तीमा के बाद कौन बन गया? उसके जो दूसरा जो भाई था जिसका नाम था इमादी नरसिंह। क्लियर हो गया? लेकिन 1503 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु होगी, किसकी हम बात कर रहे हैं? नरसा नायक की। तो नरसा नायक की मृत्यु हो जाते हैं तो अब जो, क्योंकि अभी जो दूसरा जो भाई जो बिठाया गया जिसका नाम है इमादी नरसिंह, वो भी अभी जो है वयस्क नहीं हुए हैं, तो उनके संरक्षण का कार्य जो है उनके बेटे, किसके? नरसा नायक के जो बेटे हैं जिनका नाम उन्होंने अपने मालिक नरसिंह के नाम पर ही रखा था, जिनका नाम था वीर नरसिंह। तो वीर नरसिंह जो है वो उनका संरक्षक जो है बनता है 1503 से लेकर 1504 तक। किसका? इमादी नरसिंह का। ठीक है? लेकिन फिर ये देखता है कि ये बहुत अयोग्य है, ऐसे अयोग्य शासक को राजगद्दी पर बैठना सही नहीं है, तो वो उनकी हत्या कर देता है और खुद राजगद्दी पर बैठ जाता है और एक नया वंश आता है, तुलु वंश। कब? 1505 ईस्वी में। कब? किसने की? वीर नरसिंह ने। क्लियर होगा? अब आगे चलती है बात। अब तुलु वंश की स्थापना होगी तो 1509 ईस्वी तक जो उन्होंने शासन किया और काफी उन्होंने जो है एक मतलब विजयनगर साम्राज्य का जो गौरव जो कम हो गया था उसे और भी उन्होंने बढ़ाने में सहायता जो है वो की या कार्य जो है वो किया। इसी के आगे जो है, अब आगे जो राजगद्दी पर बैठते हैं वो सबसे योग्य शासक बैठते हैं जिनका नाम है कृष्णदेव राय। उनके पुत्र कृष्णदेव राय 1509 में बैठते हैं और 1529 तक जो है वो विजयनगर साम्राज्य को सबसे बड़ी समृद्धि पर जो है ले जाते हैं। ठीक है? विजयनगर साम्राज्य को अगर याद किया जाता है तो कहीं ना कहीं विजयनगर कृष्णदेव राय का जो है वो सफलता उसमें रही, जिसके बारे में चर्चा हम बाद में करने वाले हैं। तो ठीक है, सबसे समृद्ध और ताकतवर देश जो है बनाने में कृष्णदेव राय की भूमिका रही। ये तुलु वंश के जो है दूसरे बड़े या सबसे महान शासकों में से एक थे। क्लियर है? तो अभी सुलु वंश की जो है हमने जो रह गए थे, याद रखना सुलु वंश के अगर याद रखना हो, नरसिंह 1485-90, नरसा नायक जो सेनापति थे उनके अंडर जो है तीमा नरसिंह और उसके बाद जो है इमादी नरसिंह आए और इमादी नरसिंह को संरक्षण जो है प्रदान करने वाले थे वीर नरसिंह, नरसा नायक के बेटे। तो इमादी नरसिंह जो है 1403 से लेकर 5 तक जो है शासक रहे और फिर उनका वध कर दिया गया वीर नरसिंह के द्वारा। तो ये रखना है आपने सुलु का, और इसी तरह तुलु का भी याद रखना है आपने। तो सबसे पहले वीर नरसिंह आए और उसके बाद उनके पुत्र है कृष्ण देव राय 1509 से लेकर 29 तक। फिर अच्युत्य राय 1529 से लेकर 42 तक और सदाशिव राय, ये अयोग्य शासक जो प्रमाणित हुआ। इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य के ऊपर जो बहमनी शासकों ने क्या किया, युद्ध किया, मतलब उसके ऊपर आक्रमण किया और उसको तहस नहस कर दिया विजयनगर साम्राज्य को। तो यह है तुलु वंश का अंत। अब बात है लास्ट जो था वो है अराविंदु वंश 1570 लेकर 1664 तक।
तो 1570 ईस्वी में जो संस्थापक थे अराविंदु के थे, उनका याद रखना, उनका नाम था तिरुमल। ये जो तिरुमल थे, देखिए इनका जो है मैं बता रहा हूँ, अंतिम जो शासक थे तुलु वंश के तो थे सदाशिव राय। तो सदाशिव राय के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था राम राय, ठीक है, उनका नाम था राम राय। और ये जो तिरुमल थे ये राम राय के भाई थे, तो उन्होंने इसका वध किया और इस प्रकार से तिरुमल वंश की जो है अराविंदु वंश की जो है नींव रखी। हो गया। तो इनका एक ही कार्य के संस्थापक के तौर पर तिरुमल को याद किया जाता है। और दूसरे किसके लिए याद किया जाता है? तिरुमल ने राजधानी बदल दी थी, हम्पी, याद कीजिए, हम्पी बड़े पहले के समय से हम्पी जो है वो अब तक राजधानी रहा था, तो हम्पी को अब जो राजधानी बना दिया गया बदलकर पेनुकोंडा को। किसने किया? ये भी तिरुमल ने ही कार्य। तो दो कार्य, संस्थापक और पेनुकोंडा को राजधानी बनाया। इसके बाद एक योग्य शासक जो है अराविंदु के सबसे योग्य शासकों में से, प्रसिद्ध शासकों में से नाम आता है वेंकटराय द्वितीय। इन्होंने राजधानी को फिर से बदल दिया, पेंडुकोंडा को क्या बना दिया, अब चंद्रगिरी को राजधानी जो है वो बना दिया, घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य को पुनः जो है समृद्धि की तरफ जो है वो थोड़ा सा लेके चले गए, कौन? पेंडुकोंडा, सॉरी आपके वेंकटराय द्वितीय। और इसके अंतिम शासकों की बात करें तो अंतिम जो शासक रहे थे उनका नाम था श्रीरंगा तृतीय। रंगा तृतीय की मृत्यु के बाद 1874 में इनकी मृत्यु, और इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य का जो है वो अंत हो गया, पतन हो गया। तो ये पढ़ा हमने विजयनगर साम्राज्य का विकास, ठीक है। तो इसके बारे में अगर जानना हो शॉर्टली तो ये है कि 1517 ईस्वी में जो तिरुमल जो है अराविंदु जो है संस्थापक के तौर पर आते हैं और राजधानी जो है बदलते हैं हम्पी से पेनुकोंडा। उसके बाद जो है सबसे प्रसिद्ध शासकों में से आते हैं, उनका नाम है वेंकटराय द्वितीय, अराविंदु वंश की बात कर रहे हैं हम। तो ये 1586 से लेकर 1614 ईस्वी तक जो शासन करते हैं और राजधानी बदलते हैं क्या? राजगिरी को। फिर उसके बाद 1674 ये अंतिम शासक की मृत्यु हो जाती है रंगा तृतीय की, और इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य का अंत होता है। तो इस प्रकार से ये यही पार्ट, इसका हिस्सा समाप्त हुआ पहले भाग का। लेकिन लास्ट में 2 लाइनें जरूर सुनिएगा। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, क्योंकि यदि आप अपने से लड़ाई करते हो तो रिश्ते खत्म होते हैं। याद रखना, सहज है कि आप जो है वहाँ हारना जरूर स्वीकार कर लीजिए, तो रिश्ते बचे रहेंगे। दूसरा, जीतना तब आवश्यक हो जाता है, हारना हर जगह लाजमी नहीं है, लेकिन जीतना वहां आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई क्या होती है? अपने आप से होती है। याद रखना, हम जब कॉलेज में पढ़ते हैं ना, तभी हमें पता लगता है कि हमें बनना क्या है, हम उससे पहले कभी सोच ही नहीं पाते हैं। यही हमारी वीकनेस है, यही हमारी कमजोरी है। तो जब हम अपने बारे में अपने से खुद लड़ाई करते हैं तब पता लगता है कि मेरी कमजोरियां क्या है, मुझे क्या करना है अब। तो तब वो लड़ाई जो है परिपूर्ण होती, तब हम सफल होते, नहीं तो हम असफल हो जाते हैं। तो बेहतर है इस लड़ाई को जितना जल्दी हो सके अपने से लड़िए और अपने आप को पहचानिए, अपने अवगुणों को दूर कीजिए और सफलता पाइए। यही मैं आपसे चाहता हूँ। आप मुझे बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।